अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में आज बात करूंगी वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में होने वाली तकरीर पर, जो शायद नाज़रीन कौमी असम्बली में खान सरकार में होने वाली उनकी सबसे शानदार, सबसे जानदार तकरीर है। हैरान कुन तौर पर अपोजिशन के तकरीबन 100 के करीब अरकान भी असम्बली में मौजूद थे, लेकिन इमरान खान की तकरीर ही ऐसी थी कि ऐसा सन्नाटा था नाज़रीन, जैसे कराची में एक वक्त में खामोश कहने पर हो जाता था। खान साहब की आज की तकरीर सुनकर लगा वाकई कोई गैरतमंद रहनुमा, कोई जुर्रतमंद रहनुमा, कोई गैरतमंद कायदे आज़म का सिपाही, कोई गैरतमंद अल्लामा इकबाल का शाहीन बोल रहा है। आज दुनिया पर वाज़े हो गया है कि पाकिस्तान माशी एतबार से चाहे छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन नज़रियाती एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है। अमरीका को खान साहब ने फिर से वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान को दोगला बोलने वाले खुद दोगले हैं। उन्होंने हमारी तारीफ की, क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। नाज़रीन, इमरान खान कहते हैं कि जिस मुल्क ने हमारे वतन में ड्रोन अटैक्स किए, हमारे लोगों को मारा, उनके लिए यहाँ मजीद कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अमन में अमरीका के साथ है, जंग में नहीं। खान साहब कहते हैं कि माजी में हमारी हुकूमतों ने कौम से झूठ बोला, ड्रोन हमलों की मजम्मत करके आंखों में धूल झोंकी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लंदन में 30 साल से हमारा दहशतगर्द बैठा है, क्या हम लंदन में ड्रोन हमला कर सकते हैं? स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। तकरीर बड़ी जानदार, असेंबली का माहौल बड़ा खुशगवार नाज़रीन, और सबसे मजे की बात यह कि आज ऑपोजिशन का शोर नहीं था, बल्कि ऐवान में नारे तकबीर और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सुनिए जरा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को खुलकर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। साथ ही कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए अगर अपोजिशन के पास कोई तजावीज़ हैं तो हम इस पर बात कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को इस चीज़ पे कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं, और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। अगर आप इलेक्शन खत्म होते साथ ही रिजल्ट आए और फिर पेपर ट्रेल हो
कि जो भी क्वेश्चन करना चाहे तो उसके पास मौका हो, वो जाके क्वेश्चन कर सके। तो मैं अगर इनके पास, ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। अब नाज़रीन, इससे पहले भी असेंबली में कुछ हुआ है, तकरीर जो हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने जो एक दूसरे पर तनकीद किया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत पर तनकीद की गई शाह साहब की जानिब से, तो फिर बिलावल तैश में आ गए। वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने दिन में तारे दिखाए, उन्हें अपनी पार्टी, हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म के लिए ख़तरा करार देते रहे। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया उन्होंने कि ISI से कहकर उनको उनकी फ़ोन कॉल्स टैप करवाएं। ना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, खुद तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखता। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। वादा किया था कि हम सूबा देंगे। वो सेक्रेटेरिएट देखे अब ऐलान कर चुका है कि अगली बार में इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, कि वो काबिल ही नहीं है कि वो अपना इलाका में मुंह दिखाओ जनाब स्पीकर। वो वजीर खारजा जो कश्मीर के सौदा में मुलव्विस है, फॉरेन मिनिस्टर यहां तकरीर करने के बजाय उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सदर बाइडेन का फोन कॉल तो बंदोबस्त करे वजीर आजम साहब। हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मुझे वजीर आजम बना दो। आप मुझे अपना बात मुकम्मल करें। आप अपना साइड पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। इस इशू पर भी नाज़रीन मैंने बात कर दी है। बिलावल साहब के रिबटल में जो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की है, उस पर भी मैंने तफसीली तौर पर डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले खान साहब ने जो तकरीर की है, इतना खुलकर ललकारा है उन्होंने कि जो सर अल्लाह के आगे झुकता है वो सर फिर किसी के आगे नहीं झुकता। तो इस तरह की बातें हैं और इतना खुलकर कोई वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं। बात करने के लिए मुझे एतजाज़ अहसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान है, और इसके साथ साथ एजाज़ चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है सर, इमरान खान ने इस तरह से खुलकर बात किया है, अमेरिका को बताया है, कहा है उनसे कि भाई हम अगर हमारा जो दहशतगर्द वहाँ पर बैठा हुआ है 30 साल से, अगर हम वहाँ पर ड्रोन मारें तो क्या हमें इजाज़त मिलेगी? तो फिर हम कैसे अपनी सॉवरेनिटी का सौदा कर सकते हैं सर? नहीं, ये तो बात उन्होंने ठीक की है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ करते थे तो वो बड़ी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बाइस तशवीश थे, और वो यकीनन हमारी सॉवरेंटी और हमारी जो ख़ुद मुख्तारी है और हमारा इक़्तिदार आला जो है ज़मीन से लेकर आसमान तक, जहाँ तक इंसानी इक़्तिदार हो सकता है, बाकी तो अल्लाह का है। तो इक़्तिदार आला जो हमारा है, सॉवरेंटी जिसको कहते हैं, उसको मजरूह करते थे वो ड्रोन हमले, और उनको किस तरह वो बर्दाश्त की, बल्कि उनको किस तरह दावत दी गई, किस तरह उनके साथ ताउन किया गया, उसका तो बेहतरीन नक्शा जो है वो मिलता है ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन दी लाइन ऑफ फायर, जिसको सबसे पहले पाकिस्तान जिसका तर्जमा उन्होंने किया था, पर इन दी लाइन ऑफ फायर में वो ख़ुद बताते हैं कि किस तरह उन्होंने कितने लोग दिए, हवाले किए पाकिस्तान की सरजमीन से उठा के और अमेरिका को। तो ड्रोन हमलों के बारे में तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी उनको जायज़, पाकिस्तानी हुकूमत जायज़ करार दे सकती है, मासवाए परवेज़ मुशर्रफ के जिसने खुद तस्लीम किया उसमें पाकिस्तान की मुआवनत का और उसका मुआवजा लेना चाहता था। अच्छा सर, हवाई अड्डों से मुतालिक, इसराइल के विज़िट से मुतालिक बड़ा मखमसे का शिकार है अवाम। अभी भी बिलावल साहब जब बाहर थे तो वो बात करते हुए कह रहे थे कि वज़ीर आज़म जो बातें कर रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, अवाम ये नहीं सुनना चाहती। अवाम ये सुनना चाहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं। तो सर, आप ख़ुद भी ये बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आज इमरान खान साहब ने जो मैसेज अपनी आवाम को भी देना था और जो मैसेज वहाँ तक भी पहुँचाना था, वो मैसेज बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़ेह गया है? नहीं, उन्होंने जहाँ तक तो बात है
को फॉरेन पॉलिसी की और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी, उसके बारे में तो बिल्कुल उन्होंने एक सीधी सादी और बड़ी शफाफ सी बात की है। उससे बंदे किसी को इनकार होना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में अगर बदम अफगानिस्तान पर ये खाना जंगी जारी रहेगी तो उसका नुकसान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान पे ही आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में उनके डांडे उन ताकतों के, उन ग्रोहों के, उन ग्रुपों के, उन सियासी मकामी सियासी जो ताकतें हैं उन सब के डांडे पाकिस्तान में भी मिले हुए हैं। और पाकिस्तान में हमने बड़ी उनके खिलाफ जंग की है और एक लिहाज तो हम जंग जीते हुए हैं और बड़ी बहादुराना तौर पे जंग करके जीते हैं। तो और बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। उस लिहाज तक तो उनकी बात बिल्कुल ठीक मेरे ख्याल में है। लेकिन जो बात इस वक्त अवाम सुनना चाहते हैं वो यकीनन 3 साल के बाद ये नहीं सुनना चाहते वजीर आजम से कि आइंदा क्या करेंगे। वो पहले ये सुनना चाहते हैं पीछे क्या किया आपने। लेकिन एहतजाज साहब आज का दिन इसलिए खुशगवार रहा कि अब आवाम सुनना चाहें या ना चाहें बकौल बिलावल के, लेकिन जो ऑपोजिट थे तकरीबन 96-97 अरकान थे, उन तमाम ने बैठकर बड़े गौर से सुनी आज वजीर आजम की तकरीर। और खुशगवार दिन इसलिए था कि कोई शोर शराबा वहाँ पर नहीं हुआ। एक कमेंट मैं इस पर ले लूँ एजाज साहब से, फिर उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। एजाज साहब, कुछ क्या ऐसा हुआ है जो आज ऑपोजिशन जो है बड़े सुकून में थी? वाकई वजीर आजम की तकरीर बड़ी अच्छी थी या कुछ डील हुई भी थी पेश पर्दा? जी बहुत शुक्रिया किरण। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर चैम्बर्स में गुज़श्ता 2 रोज़ से मुलाकातें हो रही थीं, जिसके नतीजे में मैं सब बहुत ही ज़िम्मेदाराना बिहेवियर रहा है पूरी पार्लियामेंट के अंदर, अरकान पार्लियामेंट का, और ये बड़ी खुश आइंद बात है। इसको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे की बात सुनना, अपनी सुनाना, चाहे जैसे भी आप तल्ख बोल रहे हों या जैसे भी बात कर रहे हों, पार्लिमानी रवायत के मुताबिक बात को सुनना चाहिए और बात को कहना चाहिए। अलबत्ता मैं आज की तकरीर, मुझे कोई 2 दिहाइयाँ हो गई हैं इमरान खान की तकरीरें सुनते हुए। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की है कि कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो उन्होंने तशना रखा हो। उन्होंने पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिस वजह से, उनकी तरफ भी इशारा किया। अपनी नज़री और फ़िक्री जो बुनियाद है पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल के ख़यालात और उनके अफ़कार के मुताबिक उसका भी तज़किरा किया। उन्होंने मदीने की रियासत के अंदर जो इंसाफ और आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ थी उसका भी तज़किरा किया। अपनी जो एक अज़मत रफ्ता है उसको भी उन्होंने बताया कि जो वसाइल कम होने के बावजूद मुसलमान जो हैं अगर अपनी बुनियाद के ऊपर खड़े हो जाएं तो वो सारे ऐसे काम कर सकते हैं बाइज्जत तरीके से। बिल्कुल ठीक है सर, आपका इसमें कमेंट आ गया सर। अहम बात आज उन्होंने की जी एजाज साहब, मैंने ज़रा डिस्कस करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें की हैं, बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, मैं दोबारा आती हूँ, आप दोनों मेहमानों की तरफ दोबारा आती हूँ। तो नाज़रीन, गिलानी वोट से अपोजिशन लीडर बने। अब तक ये इल्ज़ाम जो है ना वो नून लीग की तरफ से लगाए जाते थे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा साहब असेंबली फ्लोर पर ये बयान देते हैं तो ये बहुत से सियासी सवालात हैं जिससे उठ जाते हैं। बहरहाल ऐवान का गर्मा गर्म माहौल भी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान की नींद में खलल नहीं डाल सका। बिलावल और शाह महमूद कुरैशी साहब लड़ते रहे, लेकिन वज़ीर हवाबाजी नींद के मज़े लेते रहे। शाह महमूद कुरैशी पर लॉबिंग के इल्ज़ामात नए नहीं हैं। वज़ीर आला नवाज शरीफ के दौर में सूबाई वज़ीर ख़जाना रहने वाले, बेनज़ीर हुकूमत में वज़ीर, मुशर्रफ दौर में मेयर, बीबी की शहादत के बाद जरदारी गिलानी हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के रफ़ीक कार बने तो उन्हें खुद PTI के अंदर भी इन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। पीपल्स पार्टी में थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी से जनूबी पंजाब और मुल्तान की चौधराहट पर झगड़ा रहता था। तहरीक इंसाफ में आए तो फिर जहांगीर तरीन और जावेद हाशमी से पंजा आजमाई रही। जितना अरसा जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी निभ नहीं सकी। हाशमी आउट हुए तो कुरैशी बमुकाबला तरीन हो गए। PTI नाज़रीन तकसीम दर तकसीम हुई। जहांगीर तरीन तो आउट हो गए, लेकिन शाह साहब काबीना का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म के हक़ में बड़ी ज़बरदस्त तकारीर भी करते हैं, लेकिन मुखालिफिन उसे उनका खुशामदी बिहेवियर करार देते हैं। काबीना इजलास में फैसल वाडा शाह महमूद पर यही इल्ज़ाम आयद किया कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए साजिशें करने में मसरूफ़ हैं।
जहांगीर तरीन पहले ही उन्हें इल्ज़ामात के बजाय अपने काम से काम रखने का मशवरा दे चुके हैं। मुझे याद है पीटीआई मुल्तान के एमएनए अहमद हुसैन देहड़ ने भी समा को इंटरव्यू दिया था और उसमें ये इसी तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। सुनिए जरा, याद कीजिए। इमरान खान के साथ ये हो रहा है कि उसके साथ बैठने वाला जो है वो उसकी जगह पे आना चाहता है। इससे बड़ा कोई दुख है? खान साहब से मैंने मीटिंग की 1 to 1, मुल्तान में एक्सपो सेंटर बनाया जाए। 6 महीने से इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। कौन नहीं कर रहा? ये वही लोग हैं जो इमरान खान को नाकाम करना चाहते हैं। वजह यह है कि खान साहब ने एतमाद कर लिया है इन लोगों पे जो उनके साथ बैठे होते हैं। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है, वहां का डीसी सीपीओ नहीं है। तो इस इंटरव्यू के बाद मौसूफ को तो पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया था, लेकिन फिर उस शो कॉज नोटिस का क्या हुआ? नईम अशरफ भट्ट मेरे साथ मौजूद है। मेहमानों की जानिब जाने से पहले नईम अशरफ भट्ट से ज़रा मैं खबर ले लेती हूँ, आगे कार्रवाई हुई इस पर? नईम, कोई किरण, बड़ा अच्छा सवाल है कि कार्रवाई होनी तो चाहिए थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें कहा गया कि आपका इंटरव्यू दुरुस्त है। और बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं आपको बता दूं पहले ये कि इस पर इन्हें शोकास हुआ था शाह महमूद कुरैशी की तहरीरी शिकायत पर। उन्होंने शिकायत की, फिर कमेटी बैठी पीटीआई की, उस कमेटी ने इनको बुलाया, इनको सुना और क्लियर करार दिया और वो रिपोर्ट चेयरमैन यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी कि ये क्लियर हैं, यानी आपने इंटरव्यू बिल्कुल दुरुस्त दिया है, शाह महमूद कुरैशी के बारे में आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। एक्शन क्या होना था, बल्कि उन्हें कहा गया कि आप दुरुस्त इंटरव्यू दिया, एक बात। दूसरा, उसके कुछ दिनों बाद लाहौर में मीटिंग होती है एक, जिसको वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, शाह महमूद वहाँ मौजूद हैं, अहमद हुसैन देहड़ भी बैठे हैं। तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा कि कुछ लोग हैं वो मुल्तान के ही, तो वो मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, वो उनको ऐसी पार्टी के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। तो खान साहब फ़ौरन बोले और उन्होंने कहा कि ये छोड़ें बात, ये फिर कभी करेंगे, इसका मौका नहीं है, यानी उसे टाल दिया। और उनके सामने ही अहमद हुसैन देहड़ की तारीफ़ की वज़ीर आज़म ने। अब ये सारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो कहा जाता है इन हाउस ऑफ द रिकॉर्ड, या अपोजिशन तो खुलकर कहती है, लेकिन हुकूमत के एक एमएनए जो मुल्तान के ही हैं उनकी बात को इंडोर्स कर रही है कमेटी पहले, फिर वज़ीर आज़म वज़ीर हारजा के सामने अहमद हुसैन देहड़ की तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी शिकायत भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म को अहमद हुसैन की। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को बड़ी अच्छी तरह पता है, उन्हें किसी के फ़ोन टेप करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें पता है। लेकिन जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, जो लोग ये मुतालबा कर, जो बात कर रहे हैं एहतिजाज साहब, सर एक तरफ जमहूरियत के लिए कैंपेन्स चलाई जाती हैं, पीडीएम की तहरीकें चलती हैं, बाकायदा तौर पर खुलखुला के कहा जाता है कि जी सियासत से दूर रहें, हमें फ़ोन ना करें, इस तरह की बातें की जाती हैं। और दूसरी तरफ सर बिलावल का वज़ीर आज़म साहब से ये डिमांड करना कि शाह महमूद कुरैशी साहब का फ़ोन ISI टैप करे, सर ये जमहूरी रवैया है? देखो किरण, मैं तो अभी आपके प्रोड्यूसर ने मेरे साथ 20 मिनट की बात की थी और मुझे किसी और जगह इंतज़ार और पे पर या दो बातें ज़रूर कर जी और ज़रूरी समझता हूँ। पहली तो बात यह है, ये जो एक पार्लियामेंट, मैं पार्लियामेंट में कोई 3 दिहाइयाँ रहा हूँ, सूबाई असेंबली से शुरू होके नेशनल असेंबली में भी रहा हूँ, सेनेट में भी रहा हूँ, और बड़ी बड़ी मरतबा तकरीर करनी पड़ी है, की है। लेकिन आज का जो मुकाबला एक लिहाज से शाह महमूद साहब ने खुद ही अपने ऊपर ले लिया करने का, उसकी तो उसमें तो बड़ी वाज़ेह किस्म की बहस हुई और उसमें बड़ा वाज़ेह किस्म का नतीजा निकाला जा सकता है। क्योंकि जिस मुस्कुराहट के साथ बिलावल चेयरमैन बिलावल शाह महमूद की तरफ देखते रहे और अपने दलाइल भी देते रहे, उधर से उनको वो भी मसला था, स्पीकर साहब का भी मसला था, इधर से वज़ीर ख़ारजा उन पर तुले हुए थे। लेकिन उन्होंने जिस मुस्कुराहट के साथ आज अपना बयान दिया है और बड़ी चोटें लगाई हैं, ये चोटें
जो है ये पार्लिमानी रवायात का हिस्सा है और पार्लिमानी अंदाज होता है। जिस तरह उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट को मुबारकबाद दी, आज वो सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर की एक इस्तिलाह ही बन गई है। एक तो बात साहब मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितनी आपसे बात हुई है आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मुझे दे रहे हैं सर, क्योंकि आपके पास वक्त कम है। तो मैं चाह रही हूँ आखिरी सवाल का जवाब भी ले लूँ आपसे। सर, बिलावल ने शाह महमूद पर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ लॉबिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसीलिए उन्हें फारिग किया गया था, लेकिन जहाँ तक याद है सर हमें, वो रेमंड डेविस वाला मामले पर शाह साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था सर खुद, और उन्हें मनाने की भी फिर बड़ी कोशिश की गई थी। आप उस वक्त सर पीपल्स पार्टी में एक्टिव थे सर, क्या बात थी? शाह महमूद को मैं उस वक्त गवर्नमेंट में नहीं था, सर पीपल्स पार्टी ये हुआ जी। ये उस वक्त मैं तो वकला की मूवमेंट की वजह से मैंने असेंबली में के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, तो मैं उस वक्त असेंबली में नहीं था। पर ये बात दुरुस्त है कि शाह महमूद ने उसको भी एक इंडिया बनाया था, पर मगर एक बात सोचने की जो किरण है वो ये सारा माहौल जो असेंबली में है, जो एक दूसरे को बजट की किताबें मारते रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज वाले और पीटीआई वाले आपस में एक दोनों, जबकि पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल मतलब है दम बखुद ही बैठे हुए थे कि क्या करें। इसमें एक परेशानी थी कि ये एक नई बात ही हो गई है। ये रिवायत असल में मैं आपको बताऊं खराबी कहाँ से हुई है। खराबी ये पार्लिमानी जो आदाब हैं और जो पार्लिमानी रवायात हैं उनमें खराबी असल में आई है 1985 की असेंबली से, और ये सब लोग 1985 से की असेंबली से मुंसलिक है, वालिदैन थे किसी न। ये फर्स्ट जनरेशन बियॉन्ड 1985 असेंबली। 1985 की असेंबली क्या थी कि एक गैर जमाती इलेक्शन फौज ने कराया पाकिस्तान में, गैर जमाती। अगर आप किसी जमात से बिलोंग करते हैं आप लड़ ही नहीं सकते। सो 300 के करीब सेनेटर और एमएनए ये गैर सियासी गैर जमाती इलेक्शन में मुंतखब होके वापस हाउस में आ गए। इनका कोई किबला नहीं था, इनका कोई भाई बाप नहीं था, इनको कोई तहजीब नहीं थी। आज देख लें, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, ये जो है शाहिद खाकान अब्बासी हो, दस्तगीर खान हो, चौधरी निसार अली हो, और मैं 20 नाम ले सकता हूँ। उस दिन से शुरू हुए, इनको कोई आदाब नहीं है, कोई इनको कुछ सलीका नहीं है पार्लियामेंट का। इनको यही है ये हो आ गया, इनको सरबराह ने कहा भाई आप इस तरफ बैठ जाएं, आप हुकूमत है, ये आपके वजीर आज़म है जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब, आपने इनके साथ उस वक्त तक चलना है जब तक मैं अपनी छड़ी दिखा के इनको निकाल दूंगा, और फिर आपने मेरे साथ जिधर मैं भेजूंगा आपको उधर भेज दूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप साथ एजाज साहब, आपका भी शुक्रिया सर, क्योंकि आप तामुल से सुन रहे थे। मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। सिर्फ शाह साहब के ऊपर हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? वो चाहे ऑपोजिशन की तरफ से उठ रही हो, चाहे पार्टी के अंदर से, कभी जहांगीर तरीन साहब बात करते हैं, जावेद हाशमी वाला मामला, कभी एमएनए अपने, सर कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि शाह साहब के ऊपर ही उंगली उठ रही होती है, या फिर ऐसी हवाओं में बातें हो रही होती हैं। ये एजाज साहब। किरण, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मुझे फिक्रा ज़रूर पूरा करने दीजिए जी, वरना वो बात ही समझ में नहीं आई और हमारे बैठने का कोई मकसद नहीं होगा। जी जी। शाह महमूद कुरैशी एक बहुत ही बासलाहियत आदमी है, और वो पीपल्स पार्टी में थे या उससे पहले यानी नून लीग कह लीजिए उसमें थे। उन्होंने अपनी सियासत के अंदर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो रहे हैं, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। चाहे वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे या पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा थे, पीपल्स पार्टी को भी उन पर बड़ा नाज था कि बहुत शानदार वज़ीर ख़ारजा हैं। फिर मैं समझता हूँ कि जब से वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, बहुत ही शफ़ाफ सियासत करने के वो कायल हैं। उनके ऊपर कोई, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर माजी के जो इक़्तिदार वाले लोग हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, वैसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो ये सियासी मखासमत होती है ना, ये बाज़ औक़ात हदूद से बाहर निकल जाती है, और फिर उसके नतीजे में पार्टी के अंदर भी नुकसान होता है, पार्टी के बाहर भी नुकसान होता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ
कि जो आज नोक झोंक हुई है, ये मेरा ख्याल है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब एतराज़ ही अगर करना हो तो मैं ये कर सकता हूँ कि जनाब बिलावल जरदारी साहब, तो ज़ाहिर है अगर उनके वालिद या वालदा वो सियासत में ना होते या वो भुट्टो ख़ानदान की लेगेसी ना होती तो अभी तो बिल्कुल ट्रेनी होते। शायद 1985 की असेंबली में जितने लोग ग्रूम कर गए उतने भी ना होते। एजाज साहब, इस नोक झोंक में सर इतनी बड़ी बात कह देना, ऑपोजिशन की तरफ से तो ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन वजीर खारजा ये बात कर दें कि ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी जो बने वो सरकारी वोटों पे बने। सर ये नोक झोंक में इतना बड़ा बयान दे दिया उन्होंने। बिलावल साहब जो हैं, आपको मैं एक बात अर्ज करूं, बिलावल साहब भी आपको मालूम है एक वसीयत के नतीजे में चेयरमैन बने थे। ये उनके बारे में बिल्कुल सारी दुनिया को इस बात का पता है। और उनके बारे में ये समझना कि उनके पीछे एतजाज़ हसन साहब तशरीफ़ ले गए, वरना मैं उनके सामने ये बात कहता, जिन लोगों की उनकी उम्र से दुगना तजर्बा है उनके पीछे वो खड़े होते हैं, तो वो भी कोई अच्छा नमूना नहीं है। और पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड के ऊपर है इस बात के ऊपर कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए हटाया गया उस वक्त वजारत खारजा से कि रेमंड डेविस मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे में PMLN की हुकूमत थी। सर ये बात मैंने की एतजाज साहब से। एजाज साहब मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना सर। ये सरकारी वोटों से ऑपोजिशन लीडर बन गए सर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इतनी बड़ी बात वजीर खारजा पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कर रहे हैं। सर देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि सेनेटर जब वो बने तो उस इंतखाब के ऊपर तो आज नहीं, तारीख़ में उसके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। जिस तरह उनके बेटे की वीडियो चली और जिस तरह जो ख़रीदो फरोख्त हुई, जिस तरह अपोजिशन की एक लीडर ने ये कहा कि जी पैसा नहीं टिकट चला है, तो आप ये नहीं कह सकेंगे जो शाह साहब ने कहा ये दुरुस्त है सर, उंगलियां उठती रहेंगी सर। PTI ने एडमिट किया, PTI के इल्म में था कि कौन कौन से लोग हैं जो अपोजिशन लीडर को वोट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं गिलानी साहब को। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैं तो उससे पहलू तय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका असर आपका क्या ख्याल है गिलानी साहब के ऊपर नहीं पड़ता कि उनके इंतखाब के अंदर लेकुना है, उनका इंतखाब शफाफ नहीं है, तो ये तारीख के अंदर इसके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। एतराफ़ की बात नहीं है, हकीकत की बात है। क्या पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। वेलकम बैक जी। ख़ित्ते से अमरीकी इनखला सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी हालात तब्दील कर देगा। मामला सिर्फ अमेरिका को एयर बेसिस की फराहमी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात भी जो अमेरिका को एक आंख नहीं पाते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि दबाव डालकर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को तब्दील नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की सूरत हाल की नाज़रीन बात करूँ तो सूरत हाल कुछ यह है कि जर्मन फ़ौज का इनखला मुकम्मल हो चुका है, अमरीकी अफवाज भी बेसिस खाली कर रही हैं और ये हालात तालिबान को मज़ीद हौसला दे रहे हैं। अफगानिस्तान के 25% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वो 107 अजला पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर रहे हैं, जिस पर नेटो चीफ ने धमकी दी है कि तालिबान कार्रवाइयाँ बंद करें वरना फ़ज़ाई हमलों के लिए तैयार हैं। अमरीकी कमांडर ये बयान दे रहे हैं कि इनखला के बावजूद अमरीकी फ़ौज तालिबान को कुचलने की पूरी सलाहियत रखती है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। फ़ज़ाई हमले की बात महज धमकी है या वाक़तन अमरीका तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई कर सकता है? और ऐसे वक्त में जब हर जानिब से ही बेसिस देने से इनकार किया जा रहा हो सर, तो अमरीका ऐसी किसी कार्रवाई का जिसकी वो धमकियाँ दे रहा है मुतामिल हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये वही अमेरिकन झूठ है जो 20 साल से हम सुनते रहे हैं। बेशक ये एयरफोर्स अपना इस्तेमाल करेंगे, मगर एयरफोर्स से आपको पता है कुछ नहीं होता है जब तक ज़मीन पे आपके ट्रूप्स ना हो। और इस वक्त उनके पास 1000 से कम है, तो ये पता नहीं क्या बक रहा है, किसको डरा रहा है, और पता नहीं ये इनका चक्कर है। ये जब से ट्रंप इनका सरबराह बना था तो ये आधा पागल हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या बक रहा है। अच्छा ज़फ़र साहब, आज UAE में सर इसराइली सफारत खाना कायम हो गया, गल्फ़ में पहला इसराइली सफारत खाना। इसराइली असर रसूख ऑब्वियसली बढ़ाने में सर ये कितना कारगर साबित होगा? और बाकी जिन इस्लामी ममालिक ने, मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया, जैसे बहरीन, मराकेश, सूडान, कोसो वगैरह, इनमें भी सर यही होने वाला है फिर? क्या सर ये सफारत खाना बन रहा है वहाँ पर गल्फ़ से कंट्री में, UAE में बना है सर, तो क्या होगा भाई? इन्होंने तो घुटने टेक दिए हैं ना। असूल पे तो पहले से ही इन्होंने कह दिया है हम सरेंडर कर रहे हैं, हम असूल नहीं हैं कि पाबंद नहीं हैं।
हम वो करते हैं जिधर हमें पैसे मिलते हैं, जिधर अमेरिका बहादुर कहता है झुको, हम झुकते हैं। आपको पता है उनमें और हमारे में फर्क क्या है? बस यही एक फर्क रह गया है ना। अगर हम भी झुकने लग जाएं और हम भी ऐसे बात करने लग जाएं कि प्रिंसिपल्स डोंट मैटर, अगर हम भी कहने लग जाएं कि यूएन रेजोल्यूशंस और वर्ल्ड ओपिनियन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही करो जो अमेरिका कहते हैं, वही करो जो एक रूलिंग फैमिली का ये है, तो फिर करते रहें। फिर कोई आपको इज्जत देता ही नहीं है, देगा ही नहीं, और ना मिलना चाहिए आपको। सही सर, पाकिस्तान को एक बड़ी फतह तो मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है सर, मकबूजा कश्मीर में बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करे भारत। सर यूएनओ के मुताबिक इन पैलेट गन से सिर्फ गुज़िश्ता बरस में सर 9 बच्चे शहीद हुए हैं, 30 माजूर हुए हैं, 11 नाबीना हो गए। सर क्या ये एतराफ़ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के सबब किया गया है, मानते हैं ज़फ़र साहब? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ये सिर्फ हमने जो कहा है। आखिर उनके भी आँख हैं, कान हैं, ब्रेन्स हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर एक साल में 9 हुए हैं तो उससे 2-3 साल पहले 37 हुए हैं। कमाल है। ये तो पूरा एक अमेरिका का अड्डा बना हुआ है उधर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? वो मिलता है जब अमेरिकन चाहते हैं, वीटो कर देते हैं और उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है। यूनाइटेड नेशंस तो अब लीग ऑफ नेशंस के तरह इसका कोई रहा ही नहीं है। देयर इज नो, बस यूएन स्पेशल एजेंसीज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। पॉलिटिकली तो यूएन तो इज डेड। आपने देखा है 70 साल से कश्मीर पे कुछ किया है? फलस्तीनियों के लिए कुछ किया है? क्या ये छोड़े ऐसे बातें। मैं समझता हूँ आप लोग अपना टाइम आराम कर रहे हैं मैटर्स डिस्कस करते हुए। टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये कोमाटोज हो गया है, डेड, इक्विवेलेंट टू बीइंग डेड यूएन। ठीक सर, ज़फ़र इलाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम मौजूद थे। नाज़रीन अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। पाकिस्तान भर से आए रोज़ हम कत्ल की वारदातों की खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन कल रात जो कराची से खबर आई है ना, उसने मुझे बड़ा हैरान किया है। नाज़िमाबाद की बंगश कॉलोनी, यहाँ भाभी के कत्ल में मतलूब शख्स ने असलहे के ज़ोर पर खुद अपने ही घर वालों को कमाल बनाया हुआ था। इसकी फुटेज आई हमारे पास। पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली कि कुछ रोज़ कबल घर में फायरिंग करके अपनी भाभी को कत्ल करने वाला मुलजिम आरिफ बंगश कॉलोनी में वापस आया है और मुलजिम ने अपने अहले खाना को असलहे के ज़ोर पर यरगमाल बनाया हुआ है। पुलिस के मुताबिक जब नफरी मुलजिम को पकड़ने के लिए गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद भारी नफरी तलब की गई, गली को सील किया गया। पुलिस कहती है कि इस दौरान पुलिस और मुलजिम के दरमियान फायरिंग के तबादले में मुलजिम आरिफ मारा गया है। आरिफ की बहनों ने इस बात की तस्दीक किया है कि आरिफ ने उन्हें और वालिद को यरगमाल बनाया हुआ था और मारना भी चाहता था। बात सुनिए उसकी बहन की। आया, अब्बू को मारा और उसके बाद हमें बोला कि अभी आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और फिर कमरे में गया और पिस्तौल निकाला। ठीक है। जैसे वो कमरे में गए, पिस्तौल निकाला, हम लोग को शक हो गए कि हमें भी मारेगा। हमने डायरेक्ट कुंडी लगा दी कमरे की। ठीक है। और फिर वो कभी मतलब बाहर कभी अंदर, और अब्बू को कह रहा था कि इनको बोलो बाहर आ जाए। आवाज़ आई कि भाई फायरिंग जो है वो बंद है, आप बाहर आ सकते हैं। बहरहाल फिर पुलिस से मुकाबला हुआ और पुलिस मुकाबले में ये शख्स मारा गया आरिफ। इस पर बात करने के लिए जमजम मेरे साथ मौजूद है। जमजम, ये ज़रा बताइए क्यों ये आरिफ इसने अपनी भाभी को पहले कत्ल किया, फिर अपने वालिद और अपनी बहनों को भी मारना चाहता था। मज़ीद कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, कुछ पता चल सका इसके बारे में? जी बिल्कुल किरण, देखें नाज़िमाबाद का ये इलाका था बंगश कॉलोनी, जहाँ पर एक अनोखा जो है वारदात हमें देखने में आई है। गुज़िश्ता रात एक ऑपरेशन हुआ और एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हुई जो फायरिंग से पुलिस की हलाक हुआ। वो कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसने अपने वालिद को और अपनी 2 बहनों समेत एक 3 साल का भांजा था उनका, जिन्हें घर में जो है वो यरगमाल बना कर रखा हुआ था। पुलिस जो है वो अब से अच्छा, जब हमने पुलिस से बात की तो पुलिस का यही कहना था कि इतवार के रोज़ आरिफ नामी मुलजिम जो है उसने अपनी भाविज को कत्ल किया था, जिसके बाद से वो मफरूर था। और अचानक से जब वो मंगल वाले रोज़ घर पर आए और घर आते साथ ही उन्होंने जो है वो कुंडी लगाई और वहाँ पर उनकी 2 बहनें, एक भांजा और वालिद मौजूद थे। जो 2 बहनें और भांजा था उन्होंने तो खुद को कमरे में बंद कर दिया। चूँकि वालिद
वालिद की जो उम्र है वो बताई जा रही है 80 साल के करीब है, और इतनी ज़्यादा उम्र है, वो चल फिर ज़्यादा नहीं सकते। यही वजह है जो वालिद बाहर बैठे रहे, और हमें जो फुटेज मिली है उसमें बाकायदा हम ये देख सकते हैं कि वो मुलजिम आरिफ जो है वो अपने वालिद को पानी पिला रहा है। जब हमारी बात हुई है उनके अहले खाना से, तो उनका यही कहना था कि अक्सर और बेशतर ये वालिद को इसी तरह से जो है ये मारते रहते थे, बल्कि इन बहनों को भी जो है वो कत्ल की धमकी दिए। बाकायदा वो गए हैं कमरे से पिस्टल निकालने के लिए। वजह नहीं बताई, ऐसा था क्यों, और इसकी दिमागी हालत कैसी थी, करता क्या था ये? देखिए, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आरिफ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड था किसी निजी कंपनी में जो कि साइट एरिया पर वाक़ है, लेकिन अब तक जो है तफ्तीश मज़ीद की जा रही है, क्योंकि इसके जो अहले खाना है वो तदफीन के लिए जो है वो आबाई गांव गए हुए हैं, और आज रात या तो फिर कल सुबह जो है उनकी पूरी फैमिली कराची वापस आएगी, और उसके बाद तफ्तीश के दायरे को जो है वो मज़ीद वसी किया जाएगा। जहाँ तक हमारी अहले खाना से बात हुई है तो उनकी बहनों का यही कहना था कि भाई की दिमागी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं थी, वो जब भी आता था वो वालिद को भी मारता था, और इसके अलावा जब वो वालिद को मार रहा होता था तो भाभी जो है उनकी ये कोई गैरत का कोई इशू तो नहीं है ज़मज़म यहाँ पे? नहीं, देखिए, गैरत का हम इसे इशू नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम ये कहें कि इनकी दिमागी हालत कुछ स्टेबल नहीं थी तो ये कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि जब पोस्टमार्टम किया गया इनकी भाभी का तो वहाँ लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है यहाँ पर, ये सिक्योरिटी गार्ड था। इससे पहले भी नाजरीन मैं कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुकी हूँ सिक्योरिटी गार्ड्स पर कि उनके दिमागी हालत के बारे में, जब वो कहीं जॉब पर रखे जाएँ, ये तो अपने घर वालों के साथ इस तरह का अगर सलूक हो रहा है, इनकी दिमागी हालत को चेक किया जाए, देखा जाए, इनको इनकी ज़हनी साख्त को देखा जाए। ये एक और सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी फैमिली के साथ ये सब कुछ करता रहा है, वालिद को मारता पीटता रहा है, भाभी को कत्ल कर दिया, और उसके बाद पुलिस में मुकाबले में ये खुद मारा गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मज़म, मैं आप साथ मौजूद थी। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, एक फैमिली कार हर शख्स का ख्वाब ऑब्वियसली होता है, लेकिन पाकिस्तान में छोटी गाड़ी की बड़ी कीमत इस ख्वाब को पूरा होने नहीं दे रही है। मौजूदा हुकूमत ने छोटी गाड़ियों की ऊँची कीमतों को नीचे लाने का बीड़ा उठाया, लेकिन गाड़ियाँ होंगी कितनी सस्ती, और क्या उनकी कीमत इतनी हो जाएगी जितनी होनी चाहिए? ये तमाम वो सवालात हैं जो हर गाड़ी ख़रीदने वाले के जहन में चल रहे हैं। तो इन सब का जवाब दे रहे हैं रिजवान आलम। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाती हूँ आपको। हुकूमत चाहती है कि छोटी गाड़ियाँ सस्ती हों, इसके लिए बजट में टैक्सेस में की गई है कमी और ड्यूटी में दी गई है छूट। कौन कौन सी गाड़ियाँ कितनी सस्ती होंगी, आइए जानते हैं चैंपियंस ऑफ व्हील से। छोटी कारों को कम आमदनी वाले अफराद की कुव्वत खरीद में लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने मुकामी कार असम्बलर्स को 1 जुलाई से टैक्सों में छूट दी है, लेकिन इस शोबे के माहिरीन कहते हैं कि इसका असर बहुत थोड़ा और मखसूस मॉडल तक ही महदूद रहेगा। सुजुकी ऑल्टो के 3 मॉडल्स की कीमत में महज 83,000 से 1,14,000 रुपए तक कमी आएगी। सुजुकी वैगनार के 3 मॉडल्स पर 1,15,000 से 1,32,000 रुपए तक कमी होगी। हाईरूफ के नाम से मशहूर बोलान की कीमत 75,000 से 80,000 रुपए, सुजुकी रावी पिकअप 72,000 रुपए और सुजुकी कल्टस के 3 ग्रेड्स की कीमतें 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक नीचे आएंगी। नए कार असम्बलर्स में किया मोटर्स की पिकांटो गाड़ी की 2 मॉडल्स 1,33,000 से 1,43,000 रुपए तक सस्ते होंगे, जबकि यूनाइटेड मोटर्स की अल्फा और पर्ल की प्रिंस गाड़ी 90,000 रुपए तक सस्ती होगी। इस सब के बावजूद इनमें से हर गाड़ी की कीमत 10 लाख से कहीं ऊपर है। 660 सीसी से 1000 सीसी तक के बेशतर मॉडल्स की छोटी गाड़ियों के दाम 13 से 20 लाख रुपए तक है। बहुत ज़रूरी है फोकस करना है का एक आम आदमी के लिए, तो बिलो 1 मिलियन होनी चाहिए ऑनेस्टली, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। टैक्स कम करने के बाद 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, तो उससे भी फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये ऑलरेडी ओवर प्राइस गाड़ी है। सिर्फ एक ये सुजुकी ऑल्टो गाड़ी है जो लोकल असेंबल हो रही है 660 सीसी में, तो गवर्नमेंट कम से कम 660 सीसी की पॉलिसी यूज़ कर दे तो हम आवाम को यहाँ सस्ती गाड़ी भी मिलेगी जो कि 10 लाख में, 8 लाख में, 7 लाख में ईजिली मिल जाएगी। जैपनीज़ गाड़ी, क्वालिटी गाड़ी। हुकूमत ने तो टैक्स और ड्यूटी में कमी की है, ताहम अभी तक कार असम्बलर डॉलर सस्ता होने का फायदा भी आवाम को देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने अपने टैक्सेस कम करके गाड़ियों की कीमतें कम कराई है, उन्होंने अपनी गाड़ी के प्राइस कम नहीं किए। सुजुकी ने या जो चाइनीज़ 2 कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्राइजेस कम नहीं किए, हुकूमत ने अपना टैक्स कम किया है और वो उस वक्त पे टैक्स कम किया है जब मुल्क चलाने के लिए उनको शदीद पैसों की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में तैयार होने वाली और दरामद की जाने वाली गाड़ियों की मजमूई तादाद तलब का 20% भी नहीं है। ये गाड़ियाँ महंगी हैं और लोग 10-10, 15-15 साल पुरानी गाड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं।
सालाना 10 लाख गाड़ियों की हमारे मुल्क की ज़रूरत है। कोई 2.25 लाख के करीब गाड़ियाँ असम्बल्ड कर रहे हैं। TR बैगेज गिफ्ट के तहत 25 से 30 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं। ना हमारी इंपोर्टेड गाड़ी और ना हमारी लोकल गाड़ी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है, तो लोग मजबूर हैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियाँ खरीदने पे। कार खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही इत्तेफाक करते हैं कि मुसाबकत का न मिलना लोकल असम्बलर्स की मनमानियों का सबब है, जिसके लिए हुकूमत का कोई किरदार नजर नहीं आता। HM शहजाद का कहना है कि ये ख्याल भी दुरुस्त नहीं है कि लोकल कार असम्बलर्स को सहूलियात देने से ज़र मुबादला बाहर नहीं जाता, जबकि रेवेन्यू ज़्यादा मिलने के दावे भी यकसर गलत हैं। आपका एक बहुत बड़ा डॉलर इनकी CKD, SKD और असेंबली इंपोर्ट करने में जा रहा है। आप हमें कह रहे हैं कि जी आपकी जो बाहर से गाड़ी आती है उसकी वजह से बड़ा पाकिस्तान का पैसा बाहर जाता है, तो ये क्या कर रहे हैं भाई? माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 660 सीसी की रेंज में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली सुजुकी आल्टो भी अपनी हकीकी कीमत से दुगनी सतह पर फरोख्त हो रही है, जिसके लिए वो पड़ोसी मुल्क की मिसाल पेश करते हैं। मारुति भारत 1 जिसकी जो कीमत है वहाँ इंडियन 3 लाख से लेकर 4 लाख तक की गाड़ी है। ये मुख्तलिफ फ्यूचर के साथ 4 लाख टॉप क्लास जो फुल जो लग्जरी गाड़ी है जिसमें 4 एयरबैग्स हैं और नया लेटेस्ट 2021 का नया मॉडल। ये जो मॉडल है ये 5 साल पुराना मॉडल है जो ये हमें दे रहे हैं 2021 करके। वो 4 लाख रुपए की गाड़ी, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तानी 8 लाख रुपए हुए। हम 16.5 लाख प्लस 90,000 रुपए ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक में। कारों की कीमतों और बाजार के मामले पर समा ने सुजुकी मोटर्स का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने इस बारे में बात करने से माजरत कर ली। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और कासिम रईस के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के बाद।